हेलो फ्रेंड, मैं आर के आपका इस हमारे यूट्यूब चैनल बीएससी बायो वाला में स्वागत है। अगर आप बीएससी सेकेंड ईयर यानी कि थर्ड सेमेस्टर में हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। आज हम बीएससी सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर की जूलॉजी की बात करने जा रहे हैं, जिसका कोर्स टाइटल मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है। आज हम इसके पहले यूनिट अर्थात प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन के बारे में बात करेंगे, चर्चा करेंगे, जिसकी पहली टॉपिक है फाइन स्ट्रक्चर ऑफ जीन। तो देखते हैं कि फाइन स्ट्रक्चर ऑफ जीन होता क्या है। तो आप आगे बढ़ते हैं फाइन स्ट्रक्चर जीन की तरफ। तो बात करते हैं फाइन स्ट्रक्चर ऑफ जीन के बारे में। जीन डीएनए का एक भाग होता है। जीन एक ग्रीक भाषा से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है बॉर्न। ठीक, फिर से बताते हैं। जीन डीएनए का एक भाग होता है या पार्ट होता है, सेगमेंट होता है। जीन एक ग्रीक भाषा से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है बॉर्न। यदि हम जीन को परिभाषित करें तो जीन डीएनए के न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है, या डीएनए के जीन न्यूक्लियोटाइड है जिनमें सीक्वेंस होता है। एक पार्ट है डीएनए सीक्वेंस का, एक पार्ट है जो न्यूक्लियोटाइड का बना होता है, जो प्रोटीन सिंथेसिस के समय कोडिंग का कार्य करता है। क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस के समय जीन में जो कोड होते हैं वही प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए मदद करते हैं या इसे रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो अब देखते हैं कि इसकी डिफिनीशन क्या कहती है। तो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी वो आर जेनेटिक इन विच वी स्टडी अबाउट फाइन स्ट्रक्चर ऑफ जीन इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर जेनेटिक। तो बायोलॉजी की वह शाखा, ठीक, जिसके अंतर्गत हम जेनेटिक के फाइन स्ट्रक्चर के बारे में, छोटे पार्ट के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे मॉलिक्यूलर जेनेटिक या फाइन स्ट्रक्चर जीन कहते हैं। अब जीन के बारे में थोड़ा और जानते हैं कि जीन होता है क्या है। तो जीन कैन बी डिफाइंड एज ए smallest part or sequence or segment of DNA which have ability to code for functional protein which can perform essential cellular function of a cell। जैसा कि मैंने शुरुआत ही में बताया कि डीएनए एक जीन का भाग है। जीन डीएनए का एक पार्ट है जो जो एक सेगमेंट या स्मॉल पार्ट होता है या सीक्वेंस होता है, ठीक, जो डीएनए कोडिंग की एबिलिटी रखता है तथा एक फंक्शन को परफॉर्म करता है सेल में, जो सेल के फंक्शन को परफॉर्म करता है, और यानी कि सेल के फंक्शन को परफॉर्म करता है, जिसे हम जीन कहते हैं। अब बात करते हैं कि जीन टर्म किसने दिया था। तो जीन टर्म विल जॉनसन ने दिया था सन 1800 नहीं, 1909 में। तो एक बार फिर से बताएंगे कि टर्म जीन सबसे पहले डब्ल्यू जॉनसन ने 1909 ईस्वी में दिया था। अब आगे चलते हैं। जीन एक इम्पॉर्टेंट की है जेनेटिक की। जीन एक इम्पॉर्टेंट की है जेनेटिक की, जो एक फंक्शन को परफॉर्म करती है। ठीक, अब एक डायग्राम देखते हैं। इस डायग्राम में आप देख रहे होंगे एक सेल है। सेल के अंदर न्यूक्लियोलस है। न्यूक्लियोलस के अंदर डीएनए है। उस डीएनए में क्रोमोसोम है। वह क्रोमोसोम बहुत ही कंबाइंड अर्थात क्वाइल्ड है, मच क्वाइल्ड है, जिसे हमने बाहर निकाला। उसके बाद उसे फोल्ड किया, थोड़ा सा फोल्ड किया। जो डीएनए को जब हम फोल्ड किए तो उसके अंदर हमको जीन दिखाई पड़ा। जीन में न्यूक्लियोटाइड की कोडिंग की हुई है। वो कोडिंग के अंदर प्रोटीन है, जो एक फंक्शनल प्रोटीन है, जो किसी कार्य को सेल के अंदर परफॉर्म करेगी या किसी फंक्शन को सेल के अंदर परफॉर्म करेगी। ठीक, उसके बाद कहते हैं जीन थियरी। जीन थियरी किसने दी। तो जीन थियरी सबसे पहले
टी.एच. मॉर्गन ने 1911 में दी। इन्होंने बताया कि क्रोमोसोम के पास सैकड़ों हजारों से ज़्यादा जो हजार तथा सैकड़ों के ज़्यादा संख्या में पाए जाते हैं। क्रोमोसोम एक यूनिट है हेरिडिटी की, आनुवंशिकी की, जो सैकड़ों हजारों जीन को अपने अंदर समाहित किए रखता है। द जीन आर अरेंज ऑन द लीनियर ऑर्डर ऑन द स्पेशल रीजन ऑफ लोकस। जो जीन होता है एक लीनियर अर्थात धागे की नुमा एक सीधी रेखा में अरेंज होता है, जो जिस भी रेखा पे जिस भी स्थान पे अरेंज होता है उसे स्पेशल रीजन, उस स्पेशल रीजन को, उस स्पेशल स्थान को लोकस कहा जाता है। ठीक, इस बात को ध्यान रखिए कि जहाँ पर जीन अरेंज होता है उस स्थान को लोकस कहते हैं। उसके बाद कहते हैं कि टर्म फैक्टर टर्म फॉर जीन। जीन के लिए फैक्टर टर्म किसने दिया? तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने फैक्टर वर्ड दिया था। इन्होंने जीन को फैक्टर के नाम से बताया था, इन्होंने जीन नहीं बताया था। अब बात करते हैं फीचर ऑफ जीन। जीन के क्या क्या फीचर है, क्या क्या अच्छे लक्षण है। तो नंबर ऑफ जीन इन ईच क्रोमोसोम इन ईच organism is more than the number of chromosomes, hence several genes are located on the each chromosome. उन्होंने बताया कि जो जीन की संख्या होती है वो ऑर्गेनिज्म में पाए जाने वाले गुणसूत्र की संख्या से कहीं ज़्यादा अधिक होती है। इन्होंने बताया कि आप कह सकते हैं कि जीन का ये फीचर है कि जो जीन होती है जीन की संख्या अधिक होती है। जीन की संख्या जो होती है वो ऑर्गेनिज्म में पाए जाने वाले गुणसूत्रों की संख्या से काफ़ी ज़्यादा अधिक होती है। उसके बाद आती है सेकेंड पॉइंट, अरेंज्ड इन द सिंगल लीनियर ऑर्डर लाइक ब्रीड ऑन द स्ट्रिंग। जो जीन होता है वो एक सिंगल लीनियर ऑर्डर के रूप में अरेंज होता है, जैसे ब्रीड ऑन अ स्ट्रिंग, जैसे मोतियाँ एक धागे में अरेंज होती हैं या स्थित होती हैं। उसके बाद आता है ऑक्यूपाई स्पेसिफिक पोजीशन कॉल्ड एज लोकस। जैसे कि मैंने पीछे ही बताया कि जिस स्थान पे, जिस स्पेसिफिक पोजीशन पे जीन पाया जाता है उसे लोकस कहते हैं। फिर उसके बाद आता है इफ़ द पोजीशन ऑफ जीन चेंज कैरेक्टर चेंजेस। अगर आप जीन की पोजीशन चेंज करेंगे तो कैरेक्टर भी चेंज होगा। एग्जिस्ट इन द सेवरल अल्टरनेट फॉर्म्ड कॉल्ड एलील। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि जीन कई रूपों में पाया जाए तो उसे एलील कहते हैं। जैसे एक लंबा प्लांट है जिसको हम कैपिटल डी और एक मिडिल प्लांट अर्थात ना ही लंबा है ना ही वो बौना है तो उसे कैपिटल टी और स्मॉल टी कहते हैं। और यदि सबसे छोटा प्लांट है सद्बौना प्लांट है उसे स्मॉल टी कहते हैं। तो इसी जोड़े को जो स्मॉल टी कैपिटल टी और स्मॉल टी है, इसी जोड़े को हम लोग एलील कहते हैं। आगे बढ़ते हैं अब हम। फिर आता है कैपेबल ऑफ कंबाइंड ओआर कैन बी रिप्लिकेटेड ड्यूरिंग ए सेल डिवीजन। जीन सेल डिवीजन के समय साथ भी रह सकते हैं या रेप्लिकेट होके वो अलग भी हो सकते हैं। ठीक, उसके बाद आता है अंडरगो फास्ट सडन चेंजेस इन पोजीशन एंड कंपोजिशन कॉल्ड एज म्यूटेशन। अगर जीन के पोजीशन और कंपोजिशन में चेंजेस होता है तो उसे हम म्यूटेशन कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम लोग बात करेंगे जनरल स्ट्रक्चर ऑफ जीन के बारे में। जीन के जनरल स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे कि जीन में कौन कौन से स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, कौन कौन सी संरचना पाई जाती है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो
जीन साधारणतः जीन में दो एंड होते हैं। पहला जीन फाइव पहला एंड 5 डैश एंड होता है, तो दूसरा 3 डैश। यदि ये 5 डैश है तो ये 3 डैश होगा, अगर ये 3 डैश है तो ये 5 डैश एंड होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। पहली पॉइंट समझ में आई। इसमें दो एंड होते हैं, पहला अगर 5 डैश है तो दूसरा 3 डैश होगा, अगर पहला 3 डैश है तो दूसरा 5 डैश होगा। उसके बाद बात करते हैं, जो 5 डैश होता है उस पर फास्फेट ग्रुप जुड़ा होता है तथा 3 डैश पे OH अर्थात अल्कोहल का ग्रुप जुड़ा होता है। उसके बाद बात करते हैं आगे। बात करते हैं जिस स्थान से, जिस जगह से प्रोटीन अर्थात जीन स्टार्ट होता है उसे प्रमोटर जीन कहते हैं। अब बात करते हैं कि प्रमोटर जीन होता क्या है। तो प्रमोटर जीन एक रीजन है डीएनए के जीन का ऐसा सीक्वेंस है जो जीन के एक्सप्रेशन को कंट्रोल करता है। वो या तो उसे स्टार्ट करेगा या तो उसे स्टार्ट नहीं होने देगा। ठीक, एक बार फिर समझते हैं कि प्रमोटर जीन होता क्या है या प्रमोटर रीजन होता क्या है। प्रमोटर रीजन डीएनए के जीन का ऐसा सीक्वेंस होता है जो जीन के एक्सप्रेशन को कंट्रोल करता है। अभी जीन एक्सप्रेशन के बारे में आगे हम लोग जानेंगे। जो जीन के एक्सप्रेशन को कंट्रोल करता है या तो स्टार्ट करता है या स्टार्ट होने नहीं देता है, उससे हम लोग प्रमोटर रीजन कहते हैं। जो प्रमोटर रीजन होता है वहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बाइंडिंग साइट होता है, जो टाटा बॉक्स या C8 या फिर C कैट बॉक्स होता है, जो प्रोकैरियोट तथा यूकैरियोट में पाए जाते हैं। ठीक, अब आगे पर चलते हैं। उसके बाद आता है 5 डैश अनस्टेंटलेटेड रीजन अर्थात यूटीआर जो mRNA के बनते समय दिखाई पड़ता है तथा आरएनए की कोडिंग रीजन में होता है। ठीक, उसके बाद आता है इनिशिएशन कोडान जो ट्रांसलेशन स्टार्ट साइट होता है, जहाँ से इनिशिएशन स्टार्ट होता है कोडान का। इसमें एग्जान तथा इंट्रान फिर सीक्वेंस के रूप में अरेंज होते हैं। ठीक, इसमें जो ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट होता है वो +1 +2 +3 +4 +5 के रूप में ऐसे अरेंज होता है तथा उसके पहले जो वह सीक्वेंस होता है वो -1 -2 -3 के अकॉर्डिंग होता है अर्थात माइनस के रूप में होता है। अब बात करते हैं अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम के बारे में। जो ट्रांसक्रिप्शन का स्टार्ट साइट होता है उसे मतलब जो ट्रांसक्रिप्शन के आगे की ओर साइट होता है उसे हम लोग अप स्ट्रीम कहते हैं तथा जो पीछे की ओर होता है उसे डाउन स्ट्रीम। अर्थात जो ट्रांसक्रिप्शन के स्टार्ट साइट के आगे तरफ होता है उसे अप स्ट्रीम तथा जो पीछे की तरफ होता है उसे डाउन स्ट्रीम कहते हैं। फिर आता है एक्सोनिक माइक्रो जीन आरएनए जीन। यहाँ पे एग्जान इंट्रान एग्जान इंट्रान एग्जान इंट्रान एग्जान इंट्रान एक सीक्वेंस के रूप में एक के बाद एक लगे होते हैं। ठीक, जहाँ पे एग्जान खत्म होता है उसे पॉली सिग्नल कहते हैं, जिसका अर्थ होता है, जिसका मतलब होता है कि जहाँ पे बहुत सारे एडेनिन जुड़े हो उसे पॉली ए सिग्नल कहते हैं। उसके बाद आता है आपका टर्मिनेशन कोडान जो जीन के एक्सप्रेशन को रोक देता है। फिर उसके बाद आपका आता है 3 डैश यूटीआर जहाँ पे माइक्रो आरएनए बाइंडिंग साइट पाया जाता है। ठीक, उसके बाद ये रही आपकी जीन के जनरल स्ट्रक्चर के बारे में जिसे मैंने एक एक करके बता दिया। अब हम बात करेंगे इसके आगे। अब आगे हम लोग बात करेंगे जीन एक्सप्रेशन के बारे में।
अब देखते हैं कि जीन एक्सप्रेशन होता क्या है। तो जीन एक्सप्रेशन देमसेल्फ होता है बाई फार्मिंग मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए के दौरान जीन का एक्सप्रेशन होता है, जो प्रमोटर जीन रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर्मेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए के लिए। अब बात करते हैं कि जो जीन होते हैं या फिर जो क्रोमोसोम होते हैं उससे, जैसे ऑल जीन ऑफ क्रोमोसोम के सभी जीन आर नॉन फंक्शनल होते हैं, अर्थात वो निष्क्रिय होते हैं। द फंक्शनल जीन आर कॉल्ड एज एक्सॉन। जो फंक्शनल जीन होता है उसे एक्सॉन कहा जाता है, जो फंक्शनल जीन होता है उसे एक्सॉन कहा जाता है। ठीक। अब बात करते हैं वाइल्ड, जबकि जो नॉन फंक्शनल जीन होते हैं उसे इंट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? इंट्रॉन। जो फंक्शनल जीन होते हैं उसे एक्सॉन कहते हैं, जो नॉन फंक्शनल जीन होते हैं उसे इंट्रॉन कहते हैं। द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस अकर्स इन होल डीएनए। जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता है, जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया होती है वो डीएनए में होती है, डीएनए के पार्ट में होता है। उसके बाद बात करते हैं दस फंक्शनल आरएनए इज नॉन फंक्शनल। जो आरएनए होते हैं वो फंक्शनल हो या नॉन फंक्शनल हो, दोनों में आरएनए की कोडिंग हुई होती है या होती है। फॉर्मेशन ऑफ फंक्शनल पार्ट ऑफ मैसेंजर आरएनए स्प्लिसिंग अकर्स इन विच नॉन फंक्शनल पार्ट ऑफ मैसेंजर आरएनए cut and remove the functional part of RNA and ligated by ligase enzyme। जो 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 मैसेंजर आरएनए या जीन में जो मैसेंजर आरएनए होते हैं उसको स्प्लाइसिंग किया जाता है, उसको कट किया जाता है, अर्थात जो फंक्शनल आरएनए होते हैं उसको काट के अलग कर दिया जाता है, उसे काट के अलग करके लाइगेट किया जाता है, अर्थात जोड़ दिया जाता है लाइगेज एंजाइम के द्वारा। फिर बात करते हैं कि फिर अबाउट 95%, कितने परसेंट? 95% जो जीन होते हैं वो नॉन फंक्शनल होते हैं। क्या होते हैं? नॉन फंक्शनल। 5% जो जीन होते हैं वो फंक्शनल होते हैं। ठीक। जो 95%, लगभग 95% मैसेंजर आरएनए इज नॉन फंक्शनल, ओनली 5% पार्ट ऑफ मैसेंजर आरएनए इज फंक्शनल। द फंक्शनल पार्ट ऑफ आरएनए या मैसेंजर आरएनए टेक पार्ट इन फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। जो फंक्शनल पार्ट होते हैं या जो फंक्शनल मैसेंजर आरएनए होते हैं वो पॉलीपेप्टाइड चेन के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और वो प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं या प्रोटीन के निर्माण को करते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन इट अकर्स इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, अर्थात साइटोप्लाज्म में प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है जो पॉलीपेप्टाइड चेन के द्वारा होता है, जिसके दौरान पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन एंड फंक्शनल प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। फंक्शनल प्रोटीन इज सिंथेसाइज्ड बाय स्प्लिसिंग के द्वारा फंक्शनल प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है या उसके प्रोसेस के द्वारा प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। अब बात करते हैं उसके बाद क्या होता है कि जो फंक्शनल प्रोटीन होते हैं वो मैसेंजर आरएनए के द्वारा सेल में इंटर करके साइटोप्लाज्म से अटैच हो जाते हैं और राइबोसोम का फॉर्मेशन करते हैं। तो उसके बाद मैसेंजर आरएनए राइबोसोम कम्प्लेक्स का फॉर्म हो जाता है, कम्प्लेक्स का फॉर्मेशन बन जाता है। उसके बाद ट्रांसफर आरएनए कैरी द एमिनो एसिड एंड अरेंज द स्पेसिफिक सीक्वेंस एंड स्पेसिफिक टाइप ऑफ पॉलीपेप्टाइड फॉर्म। उसके बाद जो ट्रांसफर आरएनए होता है वो एमिनो एसिड को अरेंज में स्पेसिफिक सीक्वेंस में स्पेसिफिक टाइप में पॉलीपेप्टाइड का फॉर्मेशन करता है। तीज पॉलीपेप्टाइड वे पॉलीपेप्टाइड अंडरगोज
पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन एंड प्रोटीन सिंथेसिस, जो पोस्ट ट्रांसलेशन और मॉडिफिकेशन तथा प्रोटीन सिंथेसिस का निर्माण करते हैं। फंक्शनल प्रोटीन एंड स्ट्रक्चरल प्रोटीन आर एंड परफॉर्म पार्टिकुलर टाइप ऑफ फंक्शन। जो फंक्शनल प्रोटीन या स्ट्रक्चरल प्रोटीन होते हैं या बने हुए होते हैं, वो एक नए फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। अब इस डायग्राम से इतनी सब बातों को हम फिर से समझते हैं। देखिए, हमने कहा कि जो जीन होता है वो देम सेल्फ एक्सप्रेस करता है, वो स्वयं से एक्सप्रेस होता है मैसेंजर आरएनए तथा प्रमोटर जीन के रिस्पॉन्सिबल से के सहायता से, या प्रमोटर जीन तथा मैसेंजर आरएनए के सहायता से। उसके बाद मैंने कहा कि जीन का क्रोमोसोम नॉन फंक्शनल होता है, या फिर जो जीन आप क्रोमोसोम होते हैं वे नॉन फंक्शनल होते हैं। जो फंक्शनल क्रोमोसोम होते हैं या फंक्शनल जो क्रोमोसोम में जीन होते हैं उसे हम एक्सॉन कहते हैं, और जो नॉन फंक्शनल होते हैं उसे हम इंट्रॉन कहते हैं। ठीक, उसके बाद मैंने बताया कि जो प्रमोटर जीन होते हैं या फिर मैसेंजर जीन होते हैं, ठीक, मैसेंजर जीन होते हैं, वे 5 प्राइम टू 3 प्राइम या 3 प्राइम टू 5 प्राइम होते हैं, जो स्प्लिसिंग के द्वारा कट करके रिमूव कर दिया जाता है तथा उसे लाइगेज एंजाइम द्वारा या लिंकेज द्वारा लाइगेजेस के द्वारा जोड़ दिया जाता है, जो ट्रांसलेशन में या फिर फंक्शनल प्रोटीन की तरह कार्य करता है। उसके बाद मैंने बताया कि जो पॉलीपेप्टाइड अर्थात मैसेंजर आरएनए जो वो फॉर्मेशन करता है, पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन करता है। उसके बाद एक मिनट, पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन करता है एंड पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन का सिंथेसिस या फंक्शनल प्रोटीन फॉर्म हो जाता है। फिर फंक्शनल प्रोटीन स्प्लिसिंग प्रोसेस के द्वारा होता है। स्प्लिसिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को काट के जोड़ देना, यानी कि जो एक्सॉन है और इंट्रॉन है। इंट्रॉन आपका क्या है, नॉन फंक्शनल प्रोटीन है, और एक्सॉन क्या है, वो फंक्शनल प्रोटीन है। यानी कि एक्सॉन को काट करके फिर इंट्रॉन को काट करके रिमूव कर दिया जाता है तथा एक्सॉन को जोड़ करके लाइगेज एंजाइम द्वारा फंक्शनल प्रोटीन बनाया जाता है, जो पॉलीपेप्टाइड चेन के बने होते हैं, जो पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन के द्वारा होता है, जो एक प्रोटीन स्ट्रक्चरल तथा फंक्शनल प्रोटीन बनाते हैं, जो किसी पार्टिकुलर कार्य के लिए, जो एक सेल के फंक्शन के लिए परफॉर्म करता है। सेल के अंदर विभिन्न सारे या फिर बहुत सारे फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, वो चाहे एंजाइम के द्वारा हो या चाहे किसी और के द्वारा हो। जैसे मान लीजिए आपके द्वारा आपके अंदर डाइजेशन हो रहा है, तो उसमें बहुत सारे एंजाइम होते हैं जो इन्हीं सब के द्वारा होते हैं। इस तरीके से मैंने मैकेनिज्म ऑफ जीन एक्सप्रेशन के बारे में बताया, जो इस थियरी से है। जीन एक्सप्रेशन की थियरी में मैंने सब कुछ बता दिया कि जीन एक्सप्रेशन देमसेल्फ होता है, फिर फॉर्मेशन करता है, ऑल द जीन आर क्रोमोसोम, द फंक्शनल जीन आर कॉल्ड एज एक्सॉन वाइल द नॉन फंक्शनल जीन कॉल्ड फंक्शनल कॉल्ड एक्सॉन एंड नॉन फंक्शनल एक्सॉन। मैंने इन सब के बारे में एक एक करके बता दिया। आप इसका पीडीएफ देख सकते हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके आप इसको पा सकते हैं, जो अभी हम कमेंट बॉक्स में इसका लिंक डाल देंगे, वहाँ से आप लोग इसका पीडीएफ पा सकते हैं। उसके बाद करते हैं एग्जाम्पल की, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। इस प्रकार ये फिर आपका फिनिश हो जाता है फाइन स्ट्रक्चर ऑफ जीन। अगले टॉपिक में हम बात करेंगे आरएनए पॉलीमरेजेज। इंसुलिन इज कंसिस्ट ऑफ 51 एमिनो एसिड। जो इंसुलिन होता है वो 51 एमिनो एसिड का बना होता है, विच आर अरेंज टू पॉलीपेप्टाइड चेन, जो दो पॉलीपेप्टाइड चेनों में बने होते हैं। वन पॉलीपेप्टाइड चेन इज कंसिस्ट ऑफ 21 एमिनो एसिड या 21 एमिनो एसिड इज कॉल्ड एज ए चेन। सेकेंड पॉलीपेप्टाइड चेन इज कॉल्ड एज बी चेन, कंसिस्ट ऑफ 30 एमिनो एसिड। जो ए चेन होता है वो 21 एमिनो एसिड तथा जो बी चेन होता है 30 एमिनो एसिड, यानी कि दोनों को कंबाइन करके 51 एमिनो एसिड का वो बने होते हैं।
उसके बाद एमिनोस बोथ लिंक्ड टुगेदर बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड, जो दोनों लिंक अर्थात कि ए चेन और बी चेन होते हैं वो डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा जल बंधे होते हैं, बॉन्डिंग होते हैं। रिजल्ट फंक्शनल इंसुलिन फार्म, जो उसके बाद एक फंक्शनल इंसुलिन फार्म होता है। इंसुलिन फार्मेशन जीन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस बीटा सेल एंड पेनिक्रियाज, जो हमारे शरीर के बीटा सेल तथा पेनिक्रियाज में पाया जाता है। उसके बाद हम अब अगले टॉपिक की बात करेंगे आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज के बारे में बात करेंगे। अब हम आपको अगले लेक्चर में मिलेंगे आरएनए पॉलीमरेजेस। अब उसके बाद में हम डिटेल से पढ़ेंगे आरएनए पॉलीमरेजेस के बारे में। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, तथा अगर आप चाहते हैं कि बीएससी थर्ड सेमेस्टर अर्थात सेकेंड ईयर की संपूर्ण तैयारी करने के लिए, जिसमें हम जूलॉजी और बॉटनी की दोनों क्लास से प्रॉपर ले रहे हैं, अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। और कैसा अगर आपकी तैयारी, अगर आप चाहते हैं कि हम इस चैनल से जुड़ के अपने बीएससी थर्ड सेमेस्टर की तैयारी करें तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम इसमें फर्स्ट ईयर के भी कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, जो ऑब्जेक्टिव पोर्शन पे होने वाला है, क्योंकि इस बार चाहे वो थर्ड सेमेस्टर हो चाहे वो फर्स्ट सेमेस्टर हो, दोनों ही ऑब्जेक्टिव हुई होंगे, तो हम ऑब्जेक्टिव पोर्शन को भी इसमें सॉल्व कराएंगे। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक।